डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं ना। तो हमने कल उस दिन पहले क्लास में बताया था कि जो ट्राइब जनजातियाँ होती हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो घने जंगलों में वन प्रदेश में जो पाई जाती है जनजातियाँ, उनका अलग स्वरूप है, उनके अलग शारीरिक लक्षण है, काम है। कुछ ऐसे दुनिया में क्षेत्र हैं कि जो गर्म मरुस्थल है। मैंने मरुस्थल दो तरह का बताया था, एक होता है कि शीत मरुस्थल और एक होता है गर्म। कुछ ट्राइब्स, कुछ ऐसे लोग, मानव के समुदाय जो हैं, ह्यूमन कम्युनिटी, तो गर्म मरुस्थल में रहते हैं। अब गर्म मरुस्थल में रहते हैं तो उसमें हमने पहला बता दिया था, जो हॉट डिजर्ट में रहने वाले अरब के बद्दू, यानी बद्दू क्या है, ट्राइबल है। कहाँ पाई जाती है? अरब में, सऊदी अरब के मरुस्थलों में, जो रब अल खाली का मरुस्थल है उसमें वो निवास करती है। तो मरुस्थलों में क्या होता है कि थोड़ा बारिश कहीं हो गई, कहीं पहाड़ है, कहीं थोड़ी कठोर चट्टान है, तो घासें उगती हैं, छोटी छोटी घासें। तो जो मरुस्थली जीव जंतु होते हैं उसको वो पालते हैं। तो खासतौर से गर्म मरुस्थल में ऊँट और भेड़ पाले जाते हैं। तो ऊँट जो है बड़ा महत्वपूर्ण पशु हो जाता है। तो बद्दू जो है पशुपालक जनजाति। जब आपसे पूछे कि बद्दू कैसी जनजाति, पशुपालक, ठीक। और हम इसके पहले जो पढ़ा के गए थे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हैं वो हंटिंग एंड गैदरिंग होते हैं, मतलब कि शिकार करने वाले और संरक्षण करने वाले। तो चूंकि यहाँ शिकार करने का एक ऑप्शन इनको एक और मिल जाता है, ध्यान की बात को समझिए कि यहाँ ऊँट मिल जाते हैं, तो ऊँट वगैरह और इन सब पशुओं को ये पाल लेते हैं। तो ऊँट से उनको दूध मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी सर। ठीक है। इसको ये इलाका जो है, ये वाला ये इलाका जो है अरब का इलाका है। ये जो बनाया हूँ ये अरब का इलाका। और ये इलाके धीरे धीरे 30 से 35 दूरी पे गर्म मरुस्थल। अब गर्म मरुस्थल में जब यहाँ ऊँट है तो ऊँट यहाँ की मुख्य पशु है। और यह जनजाति जो है, जो अरब के बद्दू हैं, ये पशुपालक। और जो ऊँट पालते हैं उनको रुआला कहते हैं। रुआला, जो ऊँट पालने वाले होते हैं, रुआला, ठीक है। और समस्त जो पशुपालक होते हैं, जैसे बहुत से लोगों का बहुत सा काम होगा। कुछ लोग शिकार भी करते होंगे, कुछ लोग कुछ करते होंगे, और कुछ लोग कुछ करते होंगे। तो कुछ लोगों का बहुत से काम है। तो सारे लोगों को अनाजा कहते हैं। यही सब पूछा जाता, अनाजा। और जो मुख्य ऊँट पालते हैं उनको कहते हैं, ऊँट पालने वाले को रुआला। अब चूंकि समस्या इस बात की है कि मरुस्थल का मौसम बदलता है। जैसे अभी अपनी तरफ सर्दियां आएंगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? कन्फर्म में आएगी भाई। अगस्त का महीना है, सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। यानी कि सूर्य जो है धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ आएगा। इधर ठंडा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जब ठंडा होगा तो मरुस्थल बहुत तेजी से ठंडा भी होते हैं और तेजी से गर्म भी होते हैं। तो जब ठंडा होगा तो ऊपर जो चोटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो ठंडी हो जाएगी ना, नहीं होगा? बर्फ, जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा, ठंडा होगा, अधिक ठंडी पड़ने लगेगी। तो अधिक ठंडी पड़ने लगेगी तो गर्मी की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? जहाँ थोड़ा गर्म हो, जहाँ थोड़ा उनको चारा मिलता हो, तो वो क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में चले जाते हैं पहाड़ियों पर।
और ठंडी के दिनों से पहाड़ियों में चले आते हैं, घाटियों में या मैदानी क्षेत्रों में। तो इसको क्या कहोगे? प्रवास कहोगे ना, माइग्रेशन नहीं, नहीं कहोगे प्रवास। भाई 6 महीने आप पहाड़ों में चल जा रहे हैं और अगले 6 महीने मौसम के अनुसार मैदानों में आ जा रहे हैं, तो क्या ये अस्थायी रूप से रह पाएंगे? नहीं सर, नहीं। तो ये अस्थायी नहीं होते, तो इनको कहा जाता है कि इनमें ट्रांसह्यूमेंस पाया जाता है, ट्रांसह्यूमेंस। इसका मतलब होता है मौसमी प्रवास, यानी कि ये अपना स्थायी घर नहीं बनाते हैं और ये मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है घाटियों में, ज़्यादा मतलब मरुस्थलों में, तो पहाड़ों पे ठंडा रहेगा ना जी, पहाड़ों पे ठंडा रहेगा और थोड़ा जो बर्फ़ पिघली हुई है वो जल के क्या, वो पिघल के जल बन जाएगा, तो ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। और जब पहाड़ का जल स्रोत जमने लगता है तो वहाँ से उतर के मैदान की, ठीक, क्लियर। अब इसी के साथ एक मरुस्थल में और जनजाति, मरुस्थल में, और वो जनजाति जो है काफ़ी मतलब डिजर्ट में है और अफ्रीका के पास में, यहाँ पर बोत्सवाना और नामीबिया है। और यहाँ हम पढ़ाए थे कांगो, कांगो पढ़ाए थे ना, यहाँ पर घना वन था और यहाँ पर मरुस्थल। और कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। कैसा है? गर्म, हॉट मरुस्थल है, हॉट डिजर्ट। और इस डिजर्ट का नाम है कालाहारी। और यह कालाहारी जो मरुस्थल है यह बोत्सवाना और नामीबिया में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में, बोत्सवाना और नामीबिया, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल किसमें? बोत्सवाना और नामीबिया। और इतना ये मतलब मरुस्थल मतलब इतना गर्म है और यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे वर्ष भी एक बूंद भी बारिश नहीं होती। तब बारिश होती है थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत जो है वो झाड़ियाँ वगैरह श्रब्स और हर उग जाती। इसी में एक बहुत प्राचीन जनजाति निवास करती है, बुशमैन। बुशमैन, तो बुशमैन का निवास स्थान कौन सा है? कालाहारी बुशमैन। और ये बुशमैन इस समय मुश्किल से 70 से 80 हज़ार जो है बचे, बाकी जो है या तो सरवाइव नहीं कर पाए या जिनका विकास हो दूसरे कबीले में शामिल हो गए। इन्हीं को जो है बुशमैन को हम शान कहते हैं, ठीक है। अब समस्या इस बात की है कि ये बहुत ही जल्दी चल बनू, जल्दी चलो। बुशमैन जो है बहुत ही प्रिमिटिव जनजाति है, पुरानी जनजाति, जो कि नेग्रायत के करीब है, नेग्रो मूल की। इनका जो कद है, ऊंचाई, वो सबसे नाटी जनजाति पिग्मी थी जो 4.5 फीट की पाई जाती है। ये 4 फीट 10 इंच या मान लो कि 5 फीट, औसत 5 फीट। तो कद पिग्मी से थोड़ा बड़ा है, लेकिन हैं वैसे नेग्रायड मूल के हैं। बाल एकदम घुघराले, समझ रहे हैं? ये सब क्या है? घुघराले का क्या मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब करली, होठ मोटे और जबड़ा जो है फूला हुआ और त्वचा का रंग ब्लैक। ये एकदम प्रिमिटिव जनजाति है और ये जनजाति जो है इनसे कुछ मिलती है लेकिन है नहीं, ये अलग कबीला ही है। तो ये यहाँ रहती है क्योंकि, और ये यहाँ रहती हैं। और इस मरुस्थल में इनको खेती करने के लिए पानी नहीं है। खेती करने के लिए पानी नहीं है। जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उसमें छोटी छोटी घास वगैरह झाड़ियाँ उगती हैं। जब घास झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं तो उसमें उसी के अनुकूलन वाले एडाप्टेशन वाले जीव जंतु पाए जाएंगे, जैसे जेब्रा पाया जाएगा, ठीक है।
अजगर पाए जाएंगे, मेढक पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाएंगे, खरगोश पाए जाएंगे, कछुआ पाए जाएंगे, यही सब तो पाए जाएंगे, कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे। हाँ, क्लियर। भैंस पाई जाएगी, अगर भैंस भी पाया जाएगा तो भैंस भाई जंगला भैंस होगा, अपना घूमेगा। अब चूंकि ये इतने प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं, तकनीक है नहीं, ज्ञान है नहीं, छोटे छोटे कबीलों में 8-8, 10-10 में रहते हैं, तो जीवन को इनको जीना, पानी है नहीं पर्याप्त, मरुस्थल है, तो अब क्या करेंगे? शिकार ही तो करेंगे, नहीं करेंगे? और शिकार किसका करेंगे? अब भाई वहाँ आम का पेड़ थोड़ो लगा है कि आम का पेड़ जो है गए और तोड़ के ले आए और खा ली, तो शिकार करेंगे उसी का, उसी अजगर का करेंगे, उसी हिरन अगर पाया जा रहा है तो हिरन का करेंगे, हाथी पाया जा रहा है, जेब्रा पाया जा रहा है, ये सब का करेंगे ना शिकार। तो यानी उन्हीं के मांस को ये खाते हैं। जो अंडे हैं, चींटे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको संग्रह करते हैं, जैसे कि तमाम तरह के जो रेप्टाइल्स है जिनको आप कहते हैं सरीसृप, वो अंडे देते हैं, जैसे कछुआ वगैरह, अजगर, ये सब अंडे देते हैं। तो जब अंडे देते हैं तो इन अंडों को ये रख लेते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है वो अंडा देता है, बड़ा अंडा देता है ना, तो उसके अंडे को यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो चूँकि अब इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो ये किसी भी जानवर को मारेंगे तो क्या वहाँ भून रहे हैं का? नहीं। अरे भूनने को अगर मिल गया लकड़ी तो भूनेंगे, रोस्टेड बनेगा, नहीं कच्चा पक्का सब खाएंगे। या और मांस का या उस जीव का कोई भी हिस्सा छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, यानी कि रक्त भी पी जाते हैं, उनके मांस भी खा जाते हैं, जो चमड़े हैं उसका जो है वस्त्र बना लेते हैं, ठीक है, चमड़े का वस्त्र, भाई और किस चीज़ का पहनेंगे? तो ये बहुत ही प्रिमिटिव है। और जो शुतुरमुर्ग या जो दूसरे जानवरों की खोपड़ी वगैरह है या हड्डी है या जो भी ये नहीं खा सकते हैं, उसमें ये अपने जो खाद्य पदार्थों को रख के खाते हैं, ठीक है ना? नहीं बात समझ में आ रही? जो हड्डी ये है, और जब धीरे धीरे क्या होता है कि कोई चीज, जब जीवन कठिन होता है तो धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आप होते हैं। एक्सपर्टाइज का मतलब हिंदी क्या होगा? मतलब अभ्यासकृत, मतलब कि एक आपके पास चीज़ें आएंगी। तो ये कभी कभी क्या करते हैं कि जो चीज़ मांस वगैरह, मतलब कि पशुओं को मारे पीटे ही करे, जो भी किए, खाएँ पिए, तो अजगर की खाल निकाल लिए, उसके कपड़े बना लिए, फला कर लिए, चमड़े, लेदर, लेदर देख ही रहे हैं आप लोग कितना महंगा है उसको। तो ये इनमें कच्चा पक्का, और कोई चीज़ बहुत दिनों तक नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना गर्म मरुस्थल है, ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या किए कि इन्होंने हड्डियों के ही मतलब शिकार के औजार बनाना शुरू कर दिए। औजार जैसे कि बर्छी बनाना, चाकू बनाना, खींचकर मारना, ठीक है। जब उससे भी काम नहीं, पीछे मतलब पीछे 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 दौड़ रहा है, जैसे पीछे 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 दौड़ रहा है और वो भाग जा रहा है और उसको आपको मारना ही नहीं, आप मरेंगे, तो फिर कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे ना। हाँ, तो समय के साथ तरकीब निकाले। अगर कोई बंदा भाग रहा है बहुत तेज़ी से, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या निकालोगी तरकीब? हाँ, ठीक ठीक, वो क्या करोगी? क्या वहाँ पेड़ कहाँ से मिल गया साला, समुंदर हो वहाँ तो कुल वैसा ही है सब। क्या करोगी? गुड, दैट इज अ गुड आंसर। अब वो भाग रहा है तो साले को नहीं फेंक के मारेगा। अब उससे भी काम नहीं बन रहा है फेंक के मारने से, तो वो क्या करेगा कि चमड़े की बड़ी सी रस्सी बना लिया और उसी के एक किनारे में बना के साले को ऐसे फेंक दिया। फेंकेगा ना तो जाएगा कहाँ? तो दैट तरीका हंटिंग करने का, और इस तरह से ये हंटिंग करते हैं। और ये बुशमैन है, इनका कोई अस्थाई निवास नहीं होता। क्या होता है? कोई अस्थाई निवास नहीं होता। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, क्योंकि ये मरुस्थलों में बदलते रहते हैं बहुत, है ना। तो
दो मरुस्थलों का बता दिए, बद्दू और लेकिन ये पशुपालक है और ये आखेटक है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा यहाँ की अपेक्षा ज्यादा यहाँ दिक्कतें नहीं, यहाँ ज्यादा सूखा है और ज्यादा प्रिमिटिव, और ये इनमें मतलब पिग्मी और हटेटांट पे यहाँ पर एक मूक साइलेंट व्यापार चलता है जनजातियों के बीच में। तो वो खैर छोड़ो, साइलेंट व्यापार को जाने दो। ठीक, इतना हो गया मरुस्थल की, यानी कि घने जंगलों की जनजातियाँ हो गई, जिनमें कि हमने आपको पिग्मी को पढ़ाया, सेमांग पढ़ाया, सनाई पढ़ाया, भोरो पढ़ाया। ठीक, मरुस्थल में दो प्रमुख, गर्म मरुस्थल में बोला कि दो प्रमुख जनजातियां हैं, एक अरब का बद्दू, दूसरा बुशमैन। क्लियर? अब थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, थोड़ी गर्माहट है, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं हो रही कि कुल पेड़ ही पेड़ उग जाए, और इतना भी सूखा नहीं हो रहा है कि कुछ उगे ही नहीं, यानी बीच का कुपोषण। ठीक है, तो वहाँ पर क्या उगेगी? घास उगेगी ना? नहीं। अरे भाई, जब खूब बारिश होती तो खूब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, और एकदम बारिश ना होती तो चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी घासें होती या नग्न धरातल होता। लेकिन बारिश इतनी 100-150 सेंटीमीटर हो रही है 3 महीना 4 महीना और पर्याप्त नहीं हो रही है, तो उसमें बड़ी बड़ी थोड़ी सी घासें उगेगी, और कहीं थोड़ा बड़ा बड़ा पेड़ होगा, छोटे छोटे बबूल वगैरह, यही तो होंगे। हाँ, तो इसको हम कहते हैं घास के मैदान, घास का मैदान। नहीं बात समझ में आ रही? हाँ, आ रही है ना? तो घास का मैदान, तो जब घास यहाँ पाई जा रही है तो यहाँ पर जो जनजातियाँ रहेंगी उसको क्या कहेंगे? ट्राइबल को। घास में पाई जाने वाली जनजाति ना, घास समझ रही है ना? ग्रास सूखा है, स्टेपी है, अर्ध शुष्क है, तो झाड़ियाँ और घास पाई जाएंगी। तो वहाँ पर जो भी ट्राइबल होगा वो कैसा होगा? घास में पाई जाने वाली। तो घास में पाई जाने वाली जनजातियाँ 2-3 जो है विश्व में प्रमुख हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। और इनका जो व्यवसाय होगा उसी घास पे पशुपालने का। तो यहाँ पर एक इलाका है किर्गिज, ये किर्गिस्तान है ना, रशिया के किर्गिस्तान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मध्य एशिया का किर्गिस्तान है, वहाँ पर ट्राइबल पाई जाती है, उसको कहते हैं हम किर्गिज। किसको? किर्गिज। और ये पाई जाती है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा। अब समस्या ये था कि अरब का वाला का तो हमने कह दिया कि ये मरुस्थल में पाई जाती है, लेकिन ये घास के मैदान है। यहीं पर एक देश है, केन्या है, तंजानिया है, युगांडा है, विषुवत रेखा पे। ध्यान से बात को देखिए, है तो ये विषुवत रेखा पे, लेकिन यहाँ पर घासें उगती हैं, यहाँ पर ठंडा है। इसका क्या प्रमुख कारण है? जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, जैसे कांगो है, लेकिन यहाँ पर ये केन्या तंजानिया वाला इलाका है, ये घास। तो होता क्या है, ध्यान से बात को सुनिए। केन्या, तंजानिया और युगांडा जो है ये अफ्रीका प्लेट पर पठार पर। तो आप जब ऊंचाई से ऐसे चलते हो नीचे से ऊंचे, तो तापमान बढ़ता है या घटता है? कम होता है, घटता है। क्लियर? जैसे ये है और ये दोनों तो है ना, ये अगर बेस लाइन पे हो गया तो ये इतना ऊंचाई, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। तो ये इस प्लेट पे पाए जाने के कारण ऊंचाई पे 1500 से 1600-1800 मीटर ऊंचाई प्लेट पर तंजानिया के और केन्या के पठार है। और उस पठार पे जलवायु जो है थोड़ी ठंडी हो जाती है, उपोष्ण हो जाती है, तो वहाँ पर बारिश होने के कारण वहाँ पर घासें उगती हैं, बड़ी बड़ी घासें, जैसे आप लोग देखते होंगे सरपत वगैरह उगती है इस तरह से। तो अलग अलग, तो यहाँ पर इस घास को कहते हैं सवाना। समझ में ना? सवाना क्या है? सवाना घास का घास है।
और वो सवाना घास जिस तरह से आपके यहाँ सरपत उगता है झुंड में, उसी तरह से बड़ी बड़ी घासें उगती हैं झुंड झुंड में। नहीं बात समझ में आ रही है? और इतनी घासें उगती हैं और उन्हीं के बीच में छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं छायादार। और छायादार का मतलब दुर्मुख का मतलब इतनी भी छाया नहीं करते। और ये घासें ऐसी, जैसे आप लोग देखें पार्क देखे हैं ना, पार्क में छोटी छोटी घासें होती है, बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उसी तरह से ये होता है। और इस घास को अफ्रीका में कहते हैं सवाना। तो मैदान और पूरा पूरा मैदान जो है सवाना घास से है, तो उसको क्या कहेंगे? सवाना घास का मैदान ना। ठीक, क्लियर? और यहाँ वाला जो मैदान है, यहाँ वाला, यहाँ छोटी घासें उगती हैं, यहाँ थोड़ी बड़ी घास है, यानी बरसात थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ थोड़ी कम होती है। मेरे बात नहीं सुन, जैसे जरा ये मोनू है, ये मोनू का बाल है, ये बाल थोड़ा बड़ा बड़ा रखा हुआ है ना, है तो ये साले को मान लो सवाना है। और ये दाढ़ी जो छोटी छोटी है, ये मान लो कि छोटी है, कटकुट दे रहा है। तो बस सेम वैसे ही है, तो दोनों बाल ही, एक को दाढ़ी का दिया, एक को बाल का दिया, मतलब हेयर बाल। तो सवाना बड़े है, कड़े घास के मैदान होते हैं, कड़े और मुंज के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ नरम घास की मैदान होती है, थोड़ी उससे छोटी होती है, तो इसको कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी। एक सवाना घास का मैदान हो गया, एक स्टेपी घास का मैदान, और दोनों है घास का मैदान। अब आते हैं लाइन, पहले ये पढ़ाएं या पहले ये पढ़ाएं? चलो देवी, किर्गिज, ये किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं। ये स्टेपी घास का मैदान। यहाँ की जो प्रजाति है, जो नस्ल है, ये जनजाति, ये मंगोलायड होते हैं। मंगोलायड, मंगोलायड का मतलब कि कद सामान्य हो, त्वचा पीली हो, आंखें छोटी हो, बाल सीधे हो, कुल मिला के कह दो नेपाली। ठीक, कुल मिला के भाई आप नहीं वहाँ गए हैं तो यही मान लो, ठीक है, नेपाली टाइप के, यानी मंगोलायड, मंगोलायड प्रजाति। नहीं बात समझ में आ रही है? मंगोलायड प्रजाति। तो चूंकि घास का मैदान है, तो ये भी पशुपालक होते हैं। क्या होते हैं? पशुपालक। अब पशु चराते हैं यहाँ पर। किर्गिज क्या है? पशु पालक। और इनकी प्रजाति जो है मंगोलायड। क्लियर? अब पशु में जो भी ये मतलब वहाँ कोई पशु है, जैसे खच्चर हैं, घोड़े हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गी है, ये सब पालते हैं। और उसी किर्गिज पर इनकी व्यवस्था चलती है। ये भी अस्थायी निवास नहीं करते हैं, क्योंकि किर्गिज मतलब किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान भी पठारी इलाका है और पहाड़ी इलाका। तो सर्दियों के दिनों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, तो ये घाटियों से नीचे उतर आते हैं। ठीक, घाटियों से नीचे उतर आते हैं। और गर्मी के दिन में जब पानी के स्रोत सूखने लगते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो ये घाटियों में ऊपर चले जाते हैं। तो ये इनमें भी मौसमी प्रवास पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो किर्गिज में ट्रांसह्यूमन मौसमी प्रवास पाया जाता है, मौसमी प्रवास। और ये मौसमी प्रवास में और ये जो तंबू लगा के रहते हैं, तंबू समझ रहे हैं ना? टेंट, टेंट वो किसका बनेगा? चमड़े का। जो बड़े बड़े जानवर मारते हैं, बड़े बड़े जानवरों को मारते हैं, तो जो उसका चमड़ा निकालते हैं, फिर उसको साफ सुथरा करके बड़ा सा टेंट बनाएंगे। और टेंट बना के उसको करके वहाँ रहते हैं। तो उस टेंट को, उस तंबू को यूर्ट कहते हैं। यूर्ट पूछा गया, तो यूर्ट क्या है? किर्गिस्तान के जो कजाकिस्तान किर्गिज लोग हैं, उनके तंबुओं को हम यूर्ट कहते हैं। यूर्ट क्या होता है? ये चमड़े का टेंट होता है। चमड़ा इतना सस्ता नहीं होता। सस्ता है?
अरे लेदर सस्ता है या महंगा है? महंगा है। क्यों सस्ता है? और फिर भी वो चमड़े का टेंट लगा के रह रहा है। जो क्रेटा गाड़ी आती है इसलिए महंगी है कि उसके जो लेदर के जो सीट उठ सब लेदर के बने होते हैं, उसका खाली सीट कवर ही लेदर वाला 60-70 हज़ार का होता है। तो लेदर इतना सस्ता नहीं है। लेकिन ठीक है, पशु मार रहे हैं, कहीं गैया मार दिए, कहीं बैल मार दिए, कहीं याक मार दिए, बड़े बड़े हैं। अब उनके यहाँ तो जैसे कपड़े की फैक्ट्री लगी नहीं है कि चलो भाई टेंट लगा दो, वाटर प्रूफ लगा दो, तो उनके लिए तो वही है ना, उसी चमड़े से करके बना के सिल्के करके। तो ये खिरगिज है। तो अगर पूछा जाए कि खिरगिज किस प्रजाति का है, मंगोलायड। कहाँ पाई जाती है? कजाकिस्तान में। कैसी जनजाति है? घास प्रदेश में पाई वाली जनजाति है ना। और ये इनमें मौसमी प्रवास होता है, ये भी बात सही है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, ये भी बात सही है, नहीं है। और इनके जो तंबू है उनको कहते हैं यूरो। क्लियर? इस तरह की बात है, समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। भेजे में आई तो दूसरी जो दूसरा का जनजाति है समाना। समाना, समाना क्या? घास का मैदान। और ये समाना जो फैला हुआ है केनिया, तंजानिया, फैला तो बहुत जगह है, जो मैं ट्राइब पढ़ा रहा हूँ वो केनिया, तंजानिया और युगांडा के पास में। यहीं पर विक्टोरिया झील है, पठारी इलाके पर। तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी घासें पाई जाती हैं। यहाँ पर एक ट्राइबल पाई जाती है जिसको आप कहते हैं मसाई। मसाई। तो मसाई क्या है? जनजाति। पाई कहाँ जाती है? केनिया में, पूर्वी अफ्रीका। भूलना भी मत। और मूलतः यह नेग्रायड प्रजाति की है। मूलतः कैसी है? नेग्रायड प्रजाति की, यानी काले काले। वो आजकल जो कि पीली कौन कीली पाल जो नहीं गाता है कौन इंस्टाग्राम पे, वो मसाई है। क्या है? अरे वो उसकी बहन दोनों गाती हैं ना। मोदी जी उसका पसंद नहीं, तुम लोग देखे हो? देखना कहीं। अरे वही यार, वो मसाई है। तो उसको देख लो, करिया करिया है ना करधौसा, और पतला पतला दुबला दुबला है ना, वो मसाई है। हाँ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोलना। किसमें आया था? डांस इंडिया में। अरे छोड़ना, कहीं आता हो, कहीं नाचे नाचे, हमें क्या। लेकिन है वो मसाई। उसकी बहनियों भी पति से धीरे से पीछे पीछे नाचती है, तो उसको याद कर लो कि वो मसाई है। अब जब मसाई है, ध्यान से बात को समझिए। और यहाँ पर भी ये लोग पशुपालक होते हैं, पशुपालक होते हैं। तो ये पशुओं को पालते हैं, बकरी को, गाय को, भेड़ को। इनकी मुख्य जो संपदा है वो इनकी पशु होते हैं। पशुओं को चराते हैं, पशुओं से ही सारी दूध और दूध से प्रोडक्ट, मांस वगैरह ये सारे लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा लेते हैं मसाई में। तो और सबसे बड़ी बात है कि मसाई बड़े शिकारी और लड़ाकू भी होते हैं। और इनका एक अपना अलग कल्चर है, नाचने गाने का, खाने का, पीने का, मसाई का। और पितृवंशी समाज है। और जो घर ये बनाते हैं चारों तरफ से, जो घर बनाते हैं, मतलब वो चारों तरफ से घेरा बन जाता है, क्योंकि पशुओं का डर होता है तमाम तरह के। जैसे समाना में जिराफ है, शेर है, हाथी है, ठीक है ना, हाथी है, सर्प हैं, ये सारे मतलब आक्रामक जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और डर सबको रहता है। शिकारी कुत्ते भी हैं, भैंसे भी हैं, वो सुअर भी हैं। तो ठीक है, आप किसी का शिकार कर लिए अलग बात है, लेकिन जब कभी उसको झुंड में मौका मिलेगा तो आपको छोड़ेगा क्या? नहीं। तो जब उसको मौका मिलेगा तो आपको निपटाएगा। तो ये मसाई क्या करते हैं, ये चारों तरफ से इस तरह से किलेबंदी कर देते हैं, घर बनाते हैं, और एक जगह से ये घुसने की जगह होती है। और इस पे इनके घरों को कहते हैं क्रॉल। तो क्रॉल क्या है? मसाई का घर है। क्रॉल 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 पूछा जाए क्या है, तो मसाई का घर है। मसाई कहाँ पाई जाती है?
पूर्वी अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया, युगांडा में सवाना के घास के मैदानों में पशुपालक स्थानांतरण से मतलब पशु को पालते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। ठीक है, इनकी मुख्य जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन। तो ये दोनों घास के मैदान में हो गए, 2 ठो जो है गर्म मरुस्थल में हो गए, और 3-4 ठो जो है किस में हो गए, वन में, विश्वतरेखी वन में। ठीक, तो आपको पढ़ा दिए विश्व में कौन कौन सी, पिग्मी, आपको पढ़ा दिए सेमांग, सनाई, बोरो, अरब का बज्जू, मसाई, खिरगिट और बुशमैन। क्लियर? नहीं बात नहीं, लेकिन बात जब अभी चली तो ये बाकी में बीच में हम लोग हैं, बाकी के बीच में हम लोग, भारतीय ट्राइबल है, वो नगा फगा भारत का जब पढ़ाएंगे था, दुनिया में केवल ये प्रमुख है। उसी अफ्रीका में हजारों ट्राइबल टाइप के पाए जाते हैं, मतलब समुदाय सैकड़ों। उसी में किकुयू है, किकुयू जो है कृषि करता है स्थानांतरण से, मसाई ये है। तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का, लेकिन उनको पढ़ाया जा रहा है जो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम बचे हुए हैं, जिनमें अभी भी आधुनिकीकरण बहुत कम है, और जो दुनिया के लिए हमको यह बताता है कि ये हमारे जो है डेवलपमेंट के चरण में ये हैं। क्लियर? तो सब खत्म हो जाएगा आराम से। अभी दुनिया में सब जगह एक ही जैसा माहौल नहीं। अगर आप लोगों को कोई सवाल इससे पूछना तो पूछ लो, नहीं आगे पढ़ाएं। अगर ना भेजे में आई हो तो भेजे में लाएं, नहीं आ रही हो आगे पढ़ाएं। तो पूछोगे नहीं तो हमें कैसे पता कि आगे पढ़ाएं ना आए कुछ। कोई हो कंफ्यूजन तो बताओ। ठीक, नहीं है क्या डस्टर? ना नहीं, गुड, दैट इज अ गुड। देखिए ये क्या होता है जो मसाई का क्राल है, इतना अच्छा सवाल पूछा। तो हमने बताया कि पठार पर पाया होता है, सवाना घास का मैदान, ठीक है ना। तो वो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, पहले गड्ढे खोद लेते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं, अब पत्थर के टुकड़ों को इस तरह से करके दीवार बना देते हैं, दीवार। तो दीवार बना के करके उसमें नीचे से ऐसे घुसते हैं और आराम से उसमें रहते हैं, ताकि जंगली जानवरों से उसकी रक्षा बन सके। क्लियर? समझ में आई बात? वो तो तंबू लगा के खिरगिच था, क्योंकि वो मौसमी प्रवास कर रहा था, तो वो तंबू लगा के रहता। ठीक है, मसाई जो है अपना क्राल बना के समुदाय में रहते हैं, फिर वो उस बड़े से समुदाय को इस तरह से घेर देते हैं, जिसको आप चार दीवारी कहते हैं। चार दीवारी कर देते हैं तो उसमें जो है कुछ लोग रखवाली करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। तो मेनली उनको डर भी रहता है, अपने अपने पशुओं के साथ रहते, कोई पशु न चुरा ले जाए। भाई जब पशु ही सब आपके पास में है तो चुराएगा क्या? पशु ही तो चुराएगा। जैसे इस समय सबसे डर अपने पास क्या है? अरे मेरा मोबाइल न चुरा ले जाते। मोबाइल गया तो आधी आत्मा चली गई। हाँ, इस समय सबसे प्रमुख चीज़ मोबाइल है ना। हाँ, सारा PDF चला गया, मेल चला गया, पासवर्ड चला गया, नंबर चला गया। हाँ, 1000-2000 रुपया चला जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो इस समय मनुष्य की सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? मोबाइल। तो उसी मोबाइल को जान से दम पकड़ के आप लोग रखे हैं ना। खाली 2 मिनट के लिए ये आभास हो जाए कि मेरी मोबाइल कहाँ गई, देखो उतने में कितने तरह के हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। मैया रे, बप्पा रे, जल्दी मिस कॉल मार, उठ नहीं रहा है रे, होता है ना। अरे देख स्विच ऑफ न कर दिया हो, लेके भागा नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। इस समय केवल 2 मिनट मोबाइल आपको ये महसूस हो जाए कि मेरा नहीं है, यमराज पता नहीं ले जाए, जान प्राण ले जाए कि न ले जाए, लेकिन मोबाइल जरूर लेके चलिए। सबसे कीमती चीज़ है ना, तो उनके लिए जब यार पशु ही सबसे कीमती चीज़ है, तो वही चीज़ तो चुराएंगे ना, वही लड़ाई होगी। 10 को भैंस आप बांधे हुए हैं, दूसरा समुदाय आया खोल ले गया भैंस, तो उसी पर तो उसकी अर्थव्यवस्था है, तो वही तो लड़ाई होगी। वहाँ का एम्बेसडर कार रखी हुई है कि लेके भाग जाएगा?
तो 10 तो भैंस चली गई तो दूध पानी उसका भैंस फूल गया, फिर वो पंचायत होगा, खोजो कहाँ गई भैंस, कहाँ नहीं है। तो वर्तमान समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, तो इस समय जैसे आप लोगों को लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में खाना मिले या न मिले, मोबाइल हमारा चलता है, टाइम कट जाता है। आजकल लोगों का कट जाता है, पता ही नहीं चलता कि खाना हम खाएँ कि नहीं खाएँ। तो मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो गई। तो सबसे ज़्यादा चोरी या साइबर अपराध भी वही बढ़ रहा है। ठीक, चलिए आते हैं आगे। तो दुनिया में सब जगह एक जैसी भौतिक दशाएं नहीं, बहुत जगह ऐसी दशाएं हैं, कंडीशन है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम समय के लिए पड़ता है। अगर वो पड़ता है तो बहुत ही तिरछा, ऑब्लिक, यानी उसमें इंटेंसिटी, तीव्रता नहीं होती। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि उस सूर्य के प्रकाश का बहुत मतलब नहीं होता है। अब हमारे डिफरेंस फिर भी वहाँ पर तो जब बहुत मतलब नहीं है तो ठंडा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। गर्मी या सर्दी सूर्य के प्रकाश से निर्भर है। तो अगर अभी अपने यहाँ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो गर्मी लग रही है, और जब सूर्य के प्रकाश जो है कम मिलेगा या तिरछा मिलेगा तो धीरे धीरे ठंडी आएगी ना। और जहाँ बहुत हजारों साल से सूर्य का प्रकाश बहुत लेस अमाउंट में मिल रहा है, कम मात्रा में, और या बहुत तिरछा मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे परमानेंट जो है शीत यानी कि हिम जम जाएगा ना, शीत मरुस्थल हो जाएगा ना। उसको कोल्ड मरुस्थल बताए थे कि ऐसा जगह जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, उससे ये कोई मतलब नहीं है कि वो गर्म है कि ठंडा है। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, इवोपरेशन ज़्यादा है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है, तो वह डिजर्ट होगा। तो इस इलाके में जब हवा ठंडी है, जब हवा ठंडी है एकदम, तो ठंडी हवा क्या जलवाष्प को ग्रहण करेगी? नहीं ना, कर लेंगे। जब नहीं करेगी तो जब उसमें वाटर पेपर जाएगा नहीं तो बारिश किसका होगा? नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, जो पानी है वो जम जाएगा। तो ये इलाका ध्यान से देखिए, ये ग्रीनलैंड, ये इलाका आता है, इसको कहते हैं टुंड्रा। टुंड्रा यानी वह प्रदेश जो वर्ष भर हिमाच्छादित हो, जहाँ औसतन सबसे गर्म महीने का तापमान भी 0 डिग्री से नीचे हो। अधिकतम जो तापमान चला जाता है -40-50। और ये इलाके जो हैं धीरे 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 क्या होता है? जम जाता है। तो ये कैसा मरुस्थल बनेगा? कोल्ड, शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट। अब जब ठंडा हो गया और वर्ष भर ठंडा है, ध्यान से बात को समझिए, तो क्या यहाँ मिट्टी बनेगी? नहीं सर। क्यों? बर्फ जमा है ना ज़्यादा। और अच्छा बर्फ बनना चाहिए। मिट्टी बनती कैसे? बर्फ तो जमा है, ठीक है, बर्फ तो आपके यहाँ भी जमा हो गई। मिट्टी बनती है कि चट्टानों में जब वेदरिंग और इरोजन होने लगता है, ठीक है, टूट। तो जब वो ठंडा है और उस पर बर्फ है जमी हुई है, तो नीचे की चट्टान टूटेगी क्या? नहीं ना, कि टूट जाएगी। अगर ये आपका ये मान लो कि पूरे बर्फ की वो चीज़ है, ठीक है ना, ध्यान से बात को समझिए। और ये मान लो कि रॉक्स है, बेसिक रॉक्स, ठीक, मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ, तो इसका सपोर्ट इसको मिल गया ना। तो जब इस पर आप कितनों कूदे, नीचे प्रेशर जा ही नहीं रहा है, तो ये टूटेगा क्या? नहीं सर। तो मिट्टी बनेगी। अब मैं इसको खुले में ला के रख दिया, 10 लोगों को गधे पे उछड़ जाता, तो पटक के टूट न जाएगा? नहीं बात समझ में? तो जब ये पूरा, अरे मोनू ने भेजे में आई, जब ये पूरा का पूरा चट्टानी धरातल है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ नहीं रहा है और ऊपर से बर्फ है, तो नीचे वाली चट्टान को
प्रोटेक्शन दे देगा, सुरक्षा दे देगा ना। जब सुरक्षा दे देगा तो वो बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा नहीं, तो मिट्टी का निर्माण नहीं। ये बात तो सत्य है। तो टुंड्रा प्रदेशों में मिट्टी का निर्माण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर अपक्षय और अपरदन नहीं होगा। तो जब अपक्षय अपरदन नहीं होगा तो तुम्हारी बढ़िया वैसे ही रहेगी ना, जैसे है। तो जब मिट्टी नहीं बनेगी तो क्या वहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी? तो वनस्पति भी नहीं होगी। अब मिट्टी नहीं है तो खेती भी नहीं होगी। यहाँ औसत पर में जो हल चलाएंगे। अच्छा, और जब तापमान नहीं है और मिट्टी नहीं है तो कोई भी बीज मान लो कहीं से लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसको डाल देंगे तो क्या वह उगेगा? नहीं। किसी भी बीज को उगने के लिए टेम्परेचर जरूरी, और टेम्परेचर वहाँ है नहीं तो सुसुप्तावस्था में चला जाएगा ना, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। नहीं बात समझिए, यानी कि सारी कंडीशंस ऐसे हैं, न तो मिट्टी है, न तो पानी है, न तो तापमान है, न तो कुछ है, तो वह इलाका कैसा होगा? शीत बंजर होगा ना। हाँ, शीत बंजर मतलब इलाका जगह तो है लेकिन कोई चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान से बात को समझिए सब। अब ये सदियों से शीत लगा हुआ है, शीत का मतलब कोल्ड है, तो इसमें छोटी छोटी जिसको आप ब्रायोफाइट्स कहते हैं, मतलब पौधे का बहुत प्रिमिटिव रूप। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे काई पे जो कि बहुत ठंडे। अच्छा, इसमें कितने लोगों के घर पर फ्रिज है? सब लोग ठंडा, सब किसी के पास मशीन हो। आप देखते होंगे कि जब आप अपने फ्रिज को साफ़ नहीं करते या जहाँ पर पानी ठंडा है गिर रहा है मशीन से वगैरह से, अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो वहाँ देखते होंगे कुछ न कुछ हरा हरा काई टाइप का लग जाता है। उसी वही एल्गी और ब्रायोफाइट वो जो है कम तापमान पर उगती हैं अपने, लेकिन उनमें पत्तियाँ नहीं होती, ये बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ, ठीक है, कुछ होती हैं। तो ऐसी जगहों पर क्रायोफाइट, क्रायो का मतलब होता है कि क्रायो CRYO, क्रायो का मतलब होता है ठंडा। क्या चीज? ठंडा, कोल्ड। अब फाइट्स का मतलब होता है पौधा। फाइट या PHYTES, फाइट्स का मतलब क्या होता है? पौधा। ऐसा पौधा जो बहुत ठंडे में उगता हो उसको हम कहते हैं क्रायो। है अब क्रायोफाइट को चिल्लाएगा तो समझ में आ गया ना। अरे वो वाला पौधा घटिया यार जो ठंडी में उगा, क्रायो तो वो ठंडी है ना, तो जहाँ वो घटिया होगी तो उसको क्या कहो? वो पूरी पढ़ाना शुरू करें, बताओ क्या कहोगी? अब कुछ तो बताएंगे, बराबर नहीं। क्रायोफाइट यानी ऐसा पौधा जो कि ठंडी में बर्फ पे गिरती है, कभी आइसक्रीम जमा के रख देगा 15 दिन, उसके बाद देने की उसमें ठंडा रहना लगता है, तो ये क्रायोफाइट। उसमें तो आते हैं लाइकेन या लाइकेन, क्रायोफाइटा, ये सब क्रायोफाइट है। तो लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंजाई का मिलने से बनता है। तो यही वहाँ पर उगते हैं छोटे छोटे पौधे, क्रायोफाइट और लाइकेन वगैरह, यही वहाँ का पौधा है। अब ये देखिए, ध्यान से बात को देखिए, यहाँ लगभग 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो रात जब हो गई तो प्रकाश संश्लेषण तो होना नहीं है। इतनी कहानी इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, ये कहानी कभी भूले नहीं। तो रात हो गई तो कोई बात ही नहीं है, ये बात है। और जो दिन भी हुआ वो दिन भी 2 ही 2.5 महीना ऐसा दिन होता है जिनमें थोड़ा सा गर्माहट होती है,
बाकी 3-4 महीना तो बस ऐसा ही कि खाली दिन हो रहा है, लेकिन कोई बहुत गर्माहट नहीं। तो अब ध्यान बात समझिए, यानी कि कुल 12 महीने में से 2 ही महीने ऐसे हुए ना जिनमें सूर्य की प्रकाश कुछ मिल रही है ठीक से। तो जब कुछ गर्माहट मिल रही है तो कोई भी पौधा जो अंकुरित होगा इन्हीं 2 महीने में, वो चाहे वो पौधा बने, फूल लगे, फल लगे, जो उसके बाद जैसे कि ठंडा शुरू हुआ तो ख़त्म हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ का जो ग्रोविंग सीजन है, ग्रोविंग सीजन का मतलब हुआ उतनी सूर्यातप की मात्रा जितना किसी भी बीज को उगने से लेके फल बनने में समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रोविंग सीजन। जैसे आप गेहूं बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोएंगे ना, ठीक, तो 4 महीना तो उसको ग्रोविंग सीजन उसका है ना, 4 महीना लगता है ना। अगर इन्हीं 4 महीनों में से 2 महीना सूर्य गायब हो जाए तो वो उगेगा क्या? अगर उग भी गया तो क्या वो उसमें फल लगेंगे, फली? हाँ, तो अब सदियों से ऐसा ही होगा। तो यहाँ का जो ग्रोविंग सीजन है इतना कम है, 1.5 से 2 महीने, कि कोई भी खेती नहीं की जा सकती। बस छोटा मोटा कोई लाइकेन क्रायोफाइट उगेगा, उसी में फूल लगेगा, इकरेगा, फिर खत्म। यानी कि उन्हीं को खाने वाला जो जीव होगा पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आर्कटिक सागर वगैरह है, तो यहाँ पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो गर्म, जो ठंडे में, जैसे कि व्हेल मछली, सील, वालरस, ठीक है, नहीं बात समझ में आ गई, वो ध्रुवी भालू, रेंडियर, कैरिबू, हिरन जिसको कहते हैं, कुत्ते, मतलब जैसा अपना कुत्ता होता है ना, वैसे ही वहाँ कुत्ता होता है, उसको रेंडियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं बात समझ में? तो अब इतना रेंडियर हो गया, कैरिबी हो गया, ध्रुवी भालू हो गई, सील पैदा हो गई, वालरस पैदा हो गया, मछलियाँ पैदा हो गई, उन्हीं को थोड़ा बोड़ा खाने वाले जो हैं और कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। तो ये सब क्या, ये जलीय जीव हैं और कुछ बर्फ पे रहने वाले हैं, ठीक, एक दूसरे को खा के अपने भोजन को चलाएं, ठीक, तो बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ दुनिया में जो समुदाय है, जो कम्युनिटीज है, यहाँ भी कोई न कोई समुदाय रहता है और सदियों से इसी क्लाइमेट में रहने का वह आदी हो गया। भैया जून में इतना गर्मी पड़ता है, अपना घरवा छोटे कहीं भाग सकती हो, चाहे बेना चलाओ, चाहे पसीना पोछो, चाहे मैया करो, चाहे बप्पा करो, रहती तो वही हो कि हरदोई छोड़ के भाग जाती। हाँ, तो वो कैसे छोड़ के भाग जाएगी? चाहे कितनों ठंडी हो, चाहे तो हंसी आ रही वो मात वाली, अरे निकाल के हंस ले यार, धीरे धीरे यार, देख दिल में जो आए वो कर ले, हंस ले बढ़िया से, मैया करो, बप्पा करो, खजली हो रही है, ये हो रही है, लाइट वाले को कर जा रहे हैं, कोढ़िया नहीं तनी इसी समय लाइट काट दिया, मम्मी को गुस्सा बिता रहे हैं कि हमें ही चाय बनाए बार बार, है 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, लेकिन भागोगे जाओगे कहाँ? ऊपर से मच्छर काट रहा है, ट्रिप हो रही है, लेकिन कोई भाग के जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसमें एडाप्टेशन हो गया, मज़ा आ रहा है ना, सर्वाइव कर पढ़ाने को ऐसे। भाई अगर हमको ऐसे ही पढ़ाने आता कि भाग गई, अरे बहुत भागोगी, नानी के भागोगी, तो नानी का घर तो शिमला में है नहीं, जैसा तोर घर वैसा ही मोर घर, नानी के यहाँ गए तो वह उठियन हुआ हालत खराब, अपने के यहाँ तो बहन माई से लड़ झगड़ के पंखा चलवाऊ लेंगे, और वहाँ नानी अपने पे खुद जान में मर रही है, बिटिया तरी चला दे। कल आए थे नानी के घर और ठंडी लेने, और नानी जो है पन्ना बनवा के जो है ना पंखा चलवा रही है, फिर वहाँ से रोग आके भागे घरे। तो कुल मिला के उसी गर्मी में जून में मरना है, कहीं जाना नहीं। वहाँ भी सर्दी पड़ रही है, वहाँ भी भयंकर गर्मी, सर्दी है, तेज हवाएं चल रही हैं, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ के वासी हैं तो छोड़ के जाएंगे। जब जाएंगे नहीं तो जिंदा रहने के लिए अपने को जो है क्या करेंगे, अनुकूलित करेंगे ना। जैसे जुनवा के महीनों में जिंदा रहने के लिए अपने आप को एडाप्ट की ना, जैकेट पहन के सूती नहीं ना, हाँ नहीं पहनी थी ना, अनुकूलित की ना।
और दिसंबर के महीने में ऐसा भी नहीं होगा कि कॉटन का कपड़ा पहन के सोते हैं, पहन के सोते हो हरा फेंक दो सब, ऐसा नहीं है। फिर ब्लैक बढ़िया बढ़िया जैकेट खरीदोगी, कभी ट्रेन में जाके खरीदोगी, कभी वी मार्ट में खरीदोगी, कभी घर वाला करके। जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। ठीक, जून के महीना में कोई बढ़िया एकदम स्पाइसी मुर्गा खिलाने लगा, अरे ना खाओ ना, सवेरे पेट खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जाड़ा में हम छोड़ा ना नहीं, हाँ चलता गर्मी के दिन में किसी दोस्त के शादी में गई, ना खाएंगे, सवेरे परीक्षा है, पेट खराब हो जाएगी। और जाड़े में एक को गोलगप्पा छोड़ेंगे नहीं। एडाप्टेशन मौसम के अनुसार। जून में जो ब्याह करता है उसको लोग गर जाते हैं, सालाना इतनी यही समय मिला था, सारा मेकअप धुल गया गर्मी से, अभी जायमाल हुआ नहीं कि ये कूल गया। भाई गर्मी लग रही है, पूछ रहा है ये होगा, 6 बजे से लग गया है, 9 बजे तक तो कुल ख़त्म हो गया। दैट इज प्रॉब्लम है ना, नहीं है। जून के तो ब्याह में हम कहीं जाइए ना करें, ठीक। अब देखिए, लेकिन फिर भी आप अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने ज़िले को आप नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते कोट। तो ये पूरा इलाका टुंड्रा है, यहाँ पर मंगोलायड प्रजाति के लोग रहते हैं। कितना? मंगोलायड। कौन सी प्रजाति? मंगोलायड। इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक। तो जो ग्रीनलैंड में है, ध्यान समझिए, ये ग्रीनलैंड में, इसमें कब्जा डेनमार्क का है, तो इसको हम कहते हैं एस्किमो, ठीक। नहीं बात समझ में आई? एस्किमो, ESKIMO, ठीक। जो कनाडा का ये वाला भाग है, ये एस्किमो यहाँ बैफिन द्वीप के पास में और न्यूफाउंडलैंड के पास में, इस वाले इलाके में सब एस्किमो। ये कनाडा का भाग है और अलास्का का भाग है, तो ये भी तो ठंडा है। यहाँ पर रहने वाले को कहते हैं इनुट, INUT, इनुट। इनुट क्या चीज? इनुट को पूछा जाएगा तो कनाडा। कैसी है? मंगोलायड। किस मरुस्थल में? शीत मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश, ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, लैब्राडोर के पास कौन सी? एस्किमो, मंगोलायड, ठीक है, क्लियर। ये है रसिया का इलाका, और ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे, स्वीडन, और ये है फिनलैंड। इसको कहते हैं नॉर्डिक देश। तो नॉर्वे में जो जनजाति, जो इसी तरह की जनजाति पाई जाती है ठंडे प्रदेशों में, उसको लैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैप्स। नहीं बात समझ में आ रही? देखो ये तीर से कई निशाने कर ले जाओ, अब समझ में आ रहा होगा। तो तुम लोगों को कुछ बात समझ में आ रही है जो हम पढ़ा रहे? बस ऐसे ही तरीका लिखा नहीं रहे, फोर लाइन कुछ कर नहीं रहे, हम लिखाते उखाते नहीं है, दिमाग में लिख देंगे। लैप्स कहते हैं। तो कितनी जनजातियां हो गई शीत में? इनुइट कहाँ? कनाडा, ठीक है, एस्किमो, ग्रीनलैंड और उसके आसपास के द्वीप में, नॉर्वे यानी नॉर्डिक देश में लैप्स। अब उसके बाद चलोगे तो रूस का कौन सा इलाका चलेगा? टुंड्रा वाला इलाका, साइबेरिया का। वहाँ पर इसको विभिन्न नामों से जानते हैं। चुकची कहते हैं। क्या कहते हैं? चुकची। चुकची, याकूत, युकाघिर, ये किसके नाम है? इसमें यहाँ पर रहने वाले रसिया में चुकची, याकूत, युकाघिर, ये इतनी ट्राइबल हो गई ना। तो अगर पूछा जाए चुकची, याकूत, युकाघिर कहाँ है, तो रसियन टुंड्रा में पाई जाती है। कहाँ? रसियन टुंड्रा में, अलग अलग देश है ना, रसियन टुंड्रा, रसियन टुंड्रा में। तो हाँ बोलो, चुकची, याकूत, युकाघिर, लैप्स, एस्किमो, इनुट, और ये सारी जनजातियां कैसी हैं? मंगो, भूलना मत कभी। अब मंगोलायड, मंगोलायड कैसे है अब ये बता देते हैं।
ये अमेरिका है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो यहाँ पर एशिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उधर से घुमा दे। तो जब ये हिमकाल में जम गया था ये बेरिंग सागर, तो यहाँ मंगोलिया की जो मंगोलायड प्रजातियां थी मध्य एशिया से धीरे धीरे माइग्रेट करके, तो चूंकि ये बर्फ का पुल बन गया, इससे करते करते अंदर घुस गई, अंदर घुस के ऐसे ऐसे फैल गई, इसीलिए ये सारे के सारे मंगोलायड हैं। आंखें छोटी, त्वचा का रंग पीला, बाल सीधा सीधा, कद सामान्य, दैट इज ए मंगोलायड। वही बार पूछा गया है कि एस्किमो की जो है किस प्रजाति की, मंगोलायड, ठीक है। अब एस्किमो पढ़ाते हैं कि एस्किमो का क्या खेल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस एस्किमो। तो एस्किमो जो है यह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, और यह मुख्यतः क्या रहेगी, मुख्यतः शिकारी, हंटिंग। वहाँ हमने पढ़ाया ना कि 2 ही महीने का दिन है, न तो घासें उग रही है न कुछ उग रही है, तो जो वहाँ पर जीव जंतु होगा उसी का तो शिकार करेंगे, हाँ नहीं, उसी का तो गुड, उसी का शिकार करेंगे। तो जो सील मछली होती है वो बड़ी होती है, वालरस बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कैरी भी होते हैं, रेंडियर होते हैं, और तमाम मतलब ध्रुवी भालू, बत्तखी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो एस्किमो जो है यह शीत मरुस्थल में, और ख़ासतौर से ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, लैब्राडोर के पास में पाई जाने वाली मंगोलायड प्रजाति है। ये अति प्राचीन, यह मुख्यतः आखेटक, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग का मतलब कि आपको मारना, और गैदरिंग का मतलब कि जो सामान मिल रहा है उसको इकट्ठा है, संग्रह। हाँ संग्रह, हाँ यार, संग्रह बहुत अच्छी हिंदी बोला है। तो अब यहाँ पर एकदम टेम्परेचर जो है -40, 50, 30, 20 है ना। तो अब मान लो कि मछली तुमको मिल गई, या कोई मांस का टुकड़ा मिल गया, अगर हम 50 दिन तक रख दे तो खराब हो जाए, हाँ। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, नहीं होगा कभी भी खराब। अगर आप मर गए कहीं से जाके घर वाले देखा सड़ोगी नहीं 100 साल तक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं, तो जो बैक्टीरिया नहीं, तो जो मछली मिल गई, चाहे जिंदा मिले चाहे मरा मिले, चाहे वहाँ पर इकट्ठा कर लिए, ले जाके जब हम रख देंगे तो फ्रिजिया में यही बदे न रखा लो कि सड़ा ना, कि सड़ा बदे रखा, हाँ। लाइट कट गल और पता चलो कि नहीं ही आदत तो गयल। एक बार 2 बार मेरे साथ हो चुका है, आप फ्रिज में रखें लाइटें नहीं, दूध फट गया। तो यहाँ पर गैदरिंग का मतलब समझ में आता है, यानी कि अच्छा दूसरी ये चीज़ है कि बर्फ बहुत ज़्यादा है, ध्यान से बात को समझिए, ठंडा है, 6 महीने का दिन है और 6 महीने की रात है, तो यहाँ पर शिकार करना बहुत कठिन है। अगर वो बर्फ़ के नीचे घुसा है तो पता कैसे चलेगा कि है। और जब अंधेरी रात हो, 6 महीने की रात हो, तो भाई कोई भी आदमी हो, कोई देवता थोड़ी है, जब दिखाई देगा तब ना मछली मारोगे, हाँ। अरे भैया दिखाई देगा तब तो मछली मारोगी ना, तब तो सील बोल रहा कुत्ता मारोगी, कुछ मारोगी। जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तब क्या करोगे? तुम्हारे घर में बैठोगे, और घर भी ऐसा है कि जब रात होगी तो घर में हवा चलेगी, तो खाने के लिए आपको परिवर्तित करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए ना। तो यहाँ जितना जब यहाँ दिन का समय होता है, जो समझा रहे हो समझो, जो दिन का समय रहता है, जो भी 6 महीने का, 8 महीने का, इसमें इनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक शिकार को करके इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि जब लंबी रात आएगी तब आपको उसी को खाना है, और ठंडा है तो खराब होना नहीं है। क्लियर? ध्यान से धीरे धीरे अब एक एक करके चलते हैं। तो अब एस्किमो आ गया, तो एस्किमो क्या होते हैं? शिकारी होते हैं, शिकारी, हंटिंग करते हैं। हंटिंग किसका करेंगे?
मछलियों का ऑयल है, सील है, मतलब walrus वगैरह। सील वालरस मछली जो छोटी बड़ी सब मिल रही है। अब जब वो जम गई, ध्यान से बात को समझिए, जब वो जम गया बर्फ़, तो बर्फ़ का पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व कितने को होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो समझ रहे हैं ना, भीड़ 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, देखिए आप 8 7 4 6 5 4, जब ये हुआ यहाँ घनत्व सबसे ज़्यादा हुआ तो ऊपर का तो जम गया, नीचे का पानी जो है नहीं जम पाया क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, इसको रोक दे। ऊपर तो बर्फ जम गई ज़्यादा, नीचे जो समुद्र है आर्कटिक सागर उसके पास की खाड़ियों में उसमें पानी होता है। तो उसमें जब पानी होता है तो उसमें मछलियाँ क्या हैं? तैरती हैं। अब मछलियाँ तैरती हैं, ऊपर है बर्फ़, ठीक है, ध्यान से बात को समझिए, और नीचे पानी है। तो जब बर्फ़ है, मछलियाँ चल रही हैं, कर रही हैं, तो हम इसको देखें कैसे कि मछली कहाँ है? और इतनी मोटी मतलब बर्फ़ है कि ट्रांसपेरेंट भी नहीं। अगर हम इसके तरह से हाथ लगाने जाएंगे तो भाग जाएगी कि वो आएगी? भाग जाएगी ना। बस तो जब आदमी जब मरने लगता है तो वो तरकीब, बहुत दिन तक एस्किमो खोज रहे थे, देख रहे थे कि आखिर ये सांस लेगी कैसे, ठीक है। ब्रीथ, क्या मछली बिना ब्रीथ के रह पाएगी? नहीं। तो जहाँ पर पतला पानी होता था या जहाँ पर बर्फ टूटा होता था, वहाँ पर मछलियाँ आती थी बड़ी सी करके, इस तरह से करके अपने इस मुंह को मतलब निकाल के गलफड़े से जो है हवा लेना शुरू करती। इस बात को एस्किमो देख रहा, लेकिन अब पकड़े कैसे? क्योंकि ज़्यादातर शरीर तो बर्फ़ में है। नहीं बात समझ में आई? नहीं आ रही थी अब। जैसे ये पूरा का पूरा बर्फ़ है, ठीक है, ये अब तुम्हारा मुंह इतना तो दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारा मुँहवा तब न पकड़ेगा जब हमारा हथवा जाए। इधर तो बर्फ़ है, इधर बर्फ़ है, तुम्हारा गला पकड़े कैसे? अब गला नहीं पकड़ेंगे तो तुम भाग जाएगी नीचे नीचे। हाँ, नहीं बात ठीक। तो कैसे इसका गला पकड़ोगी? इसको कैसे मारोगी? अब मारना है, तय है, कैसे मारेगी? आरा से बता, कैसे उसको मारोगी जान से? देख, या तो उसको तू मार, नहीं या तो देखोगे कहाँ? आपको बर्फ है, देखेंगे तब ना, जब उसका शरीर दिखाई दे रहा है। भैया वो रानी का जाल सब में खेतों की जगह दिखाई दे रहा है, कभी अंदर छुपी हुई तुम्हारा रानी खेतों की बर्फ हो जाकर टिकेगा ना। वो सोचो, पटिया डालोगे और बना निकाल दिया हाँ। तो एस्किमो इसको देख रहा था, और कई बार जब गर्मी के दिन में, ध्यान से समझो यार, कई बार उसने जब बड़ी बड़ी हड्डियों मतलब कि उसको मारा, तो सील और वालरस की बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, एकदम चुटकुली भाले की तरह, ठीक है ना, भाले की तरह। भाले का नाम देखिए क्या लिखा हुआ, हार्पून, ठीक है, हार्पून। तो बड़ी सी, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, जैसे ये है, जैसे उसने सील वालरस को खा गया, खाने के बाद, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, ना जब हेड का नाम ही नहीं तो भगत है, कोई मतलब नहीं। अरे बस हो गया कि ये इनका मौलिक कार्य है, बस बस। हाँ ऐसा भगवा दीजिए, आप लोग रही है क्या कुछ चिल्ला रखे हैं? इतना कुछ चिल्ला नहीं रखना। हाँ मैं भेज देता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भेज देता हूँ। तो अब जैसे कि आपने खा लिया पी लिया, ठीक है, बड़ी सी मछली कभी जब दिन में मारे थे करे थे, तो ये हड्डी बच गई, हड्डी बड़ी नुकीली होती है, ठीक है।
तो इसको वो यूज करने लगे हार्पून, मतलब भाले के रूप में, भाले के रूप में। ध्यान से समझिए बात को। बर्फ़ पे जब आप चलते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, आपके गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो इसको इस तरह से लेके चलते हैं ताकि पॉइंट बने। इस बात को उन्होंने सीखा कि अगर इसके मुंह को बंद कर दिया जाए, गले को, तो ये भाग नहीं पाएगी। ध्यान से बात को समझिए। तो जो वो भाला होता है, हार्पून, हार्पून हार्पून जो है भाला होता है, ठीक है। देखिए कैसे जनजातियों में, कैसे जीवन के संघर्ष में, तो जैसे जैसे वो मछली जब आती है और ऐसे सांस लेने, तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ा के वहीं पड़े रहते हैं और कि आओगे ही सांस ले। जैसे ही वो मुँह करती है, टाक से ऐसे मार देते हैं, और मार देते हैं तेरे गले के इस पार से उस पार हो गई, निकल गया ना। अब तू कहाँ भागेगी, छटपटाएगी, भागेगी तो इतना बड़ा भाला भी है, वो ऐसे फ्लैट हो गया। अब कहाँ जाओगे? अब तो उस बर्फ से कहाँ जाओगे? अब जाओगे सीधे यमराज को, भोजन बनेगी। अब तो जैसे अगर कोई आदमी है, ये नीचे पूरी बॉडी है, ठीक है, थोड़ी सी करा, फटाक से मार दिया, फट से मुँह दब गया, तो अब कहाँ भागोगी? अब भागोगी या तो पेट में जाओगी, यमराज के पास जाना है। तो इस शिकार का करने का तरीका जब ऐसा ही मारते हैं तड़ाक से हार्पून को, उसको कहते हैं माउपाक। माउपाक, तो माउपाक क्या है? माउ, अरे नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा? वहाँ ओढ़नी फेंक के काम नहीं चलेगा कि ओढ़नी ऐसे फेंक दिया, मछली आके खा देगी, कुछ नहा जी रहे मोहब्बत की सजा पानी। वहाँ जीवन जीने के लिए सारे तरकीब लगाने, उसका मुँह को आप ऐसे उसके सुकून को बंद कर देंगी, उसको कहते हैं माऊ पाक। तो ये चीज़ तो नेचुरल हो गई। अब इस चीज़ को ये देख लिए कि करना क्या है। और मान लो कि सब जगह साला बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, तो इस चालाकी को एस्किमो पकड़ लिए थे कि ये मछली आएगी, फंसाई कैसे जाए। तो ये जगह जगह बर्फ़ को तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। और जब तोड़ देते हैं तो वहाँ पानी हो गया, पानी, और डायरेक्ट जो है हवा के कांटेक्ट में आने लगा, तो उस सांस लेने के लिए मछली आएगी ना, आएगी। और जब वहाँ सांस लेने के लिए मछली आएगी तो बर्फ़ जो है ऊपर नीचे करेगी, बड़ा जी होता है। तो इनको जब अप और डाउन होता है तब इनको समझ में आ जाता है कि वहाँ पर मछली है, और दौड़ के जाके, क्लियर नहीं बात समझ में? तो माउपाक क्या हो गया? हार्पून हो गया शिकार करने के लिए। और इनमें अब समस्या इस बात की है कि वहाँ पर रेंडियर कुत्ते भी पाए जाते हैं। अब बर्फ़ पे चलना बड़ी मुश्किल है, बर्फ़ पे चलना बड़ी मुश्किल है। तब फिर दिमाग लगाएं कि साला हम लोग चले कैसे, तेज़ भागे कैसे, जाएँ कैसे। मान लो बर्फ़ पे आपको चलना हो 1 किलोमीटर, तो पूरा दिन निकल जाएगा, अब पहुँच ही नहीं पाए। जब तक पहुँचे तब तक तुम काम खत्म। उस रेंडियर को ये देख रहे थे, और रेंडियर जो है मछली खा खा के अब बहुत मजबूत, मतलब ताकत, एनर्जी, क्या रूप तुम लोगों को बताते हैं कैसे। तो जिस मछली को ये मारे थे, मछलियों को, उनकी जो हड्डियां बड़ी बड़ी निकली थी और चमड़े जो निकले, तो उस हड्डियों से ये नाव बनाए, कुन्ना, ठीक है। अब नाव बनाए और खाली हड्डी में नीचे लगेंगे तो साला वो बर्फ़ में रगड़ना शुरू करेगा। तो नीचे जो है उन्होंने उसी मछली के चमड़ों को, उसी जानवर के चमड़ों को मढ़ दिए। मढ़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, लगा दें, तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना। तो उस नाव को कहते हैं कयाक। का ऐसा आजकल जब झील में आप जाएंगे ना, नैनीताल वगैरह, तो ऐसी नाव होती है, कहते हैं आइए आइए कयाकिंग कर लीजिए। ये कयाक का मतलब ऐसी नाव होती है, एस्किमो की छोटी, अदूठे ऐसे ऐसे चप्पू लोग चलाते हैं, उस छोटी नाव को कहते हैं कयाक। क्या कहते हैं? कयाक। और जब ये नाव बड़ी हो जाती है
3 लोग इसमें 4 लोग बैठ के समुद्र में यात्रा करें आसपास के इलाकों में, तो उसको कहते हैं उमियाद। नहीं बात समझ में आ गई? कयाक हो गया छोटी नाव, उमियाद हो गया बड़ी नाव। बड़ी नाव। ये क्या है? नाव। तो जो समुद्र के आसपास के इलाके पानी वाले में, वो उसमें अपना बैठ के यात्रा शिकार करते जाते हैं, आते हैं तटीय क्षेत्रों में। इतने से भी बात नहीं बनी, तो उन हड्डियों से इन्होंने बिना पहिए का कटोरी नमा एक बनाया, जिसको ये गाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाड़ी। और इस गाड़ी को पूछा गया क्या है ये? इनमें पहिया, जबकि गाड़ी में क्या होता है? पहिया होता है ना? बिना पहिए वाली। हाँ, गाड़ी में पहिया होता है ना, तब ना वो आराम से चलता है। अब ये बिना पहिए का है, क्योंकि बर्फ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, तो इस बिना पहिए की गाड़ी को कहते हैं स्लेज। तो स्लेज क्या है? बिना पहिए की गाड़ी है। क्या है? बिना पहिए। पहिया लगा दोगे तो नहीं, बिना पहिए की, वो उसी का स्लेज क्या है? विदाउट व्हील। और इसमें क्या करते हैं कि रेंडियर नामक कुत्ते को बांध देते हैं, चाक को बांध, वो उसको खींचता है और उसी में ये बैठ के अपना एक जगह से दूसरी जगह वो खींचेगा। उसका कुत्ता जो रेंडियर है, रेंडियर कुत्ता होते हैं। कैरिबू जो है, कैरिबू का जो मांस होता है, कैरिबू वो हिरन टाइप का जानवर होता है। वो जब तब मिलता है जब वहाँ पर ग्रोविंग सीजन, सूर्योदय, यानी जो प्रकाश की मात्रा जब मिलती है, कैरिबू। अब कैरिबू ज़्यादातर मिलता है कहाँ? ये साइबेरियाई टुंड्रा, और यहाँ मिलता है रेंडियर, एस्किमो में, ज़्यादा बर्फीला। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? कयाक, उमियाद, हार्पून मिसाइल होती है, उसी के नाम पे रखा गया है। हार्पून मिसाइल है ना भारत की, इसी हार्पून पे रखा गया है जो खींच के मारते हैं। हार्पून मिसाइल है, वो भी मिसाइल की क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसी के नाम पे हार्पून। कयाक छोटी नाव, उमियाद बड़ी नाव, स्लेज बिना गाड़ी के, बिना पहिए की, और उसको खींचता कौन है? रेंडियर। सब इतनी बातें तो सब हो गई, इतनी बात समझ में आ रही है यार? ये तो रिकॉर्डिंग में आएगा कि हम कुछ कहा नहीं, समझ में आ गया। ठीक है। अब सब कुछ होते हुए भी घर सबको चाहिए ना। जब तूफानी रात होती है 6 महीने की, और बहुत तेज हवा चलती है, 60 से ख़त्म कर ले एकदम टाइमिंग। अभी 18-20 मिनट में मेरे पास भूलेगा नहीं सर, अभी तक तो रखती थी कैसे का होगा, माहौल का कुछ नहीं रखना, खाली कहानी सुनो। तो जब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, माइनस में बोल रहा हूँ, हो गया। अब बर्फीली एकदम रात होनी है और अंधेरी रात होनी है, 6 महीने दिन नहीं होना है, रात ही रहनी है। तो अब अपने शरीर को तो गर्म रखना है। अब कहोगे जब सब साला बर्फ है तो गर्म कैसा किस बात? जब सब बर्फ ही बर्फ है तो जाए कहाँ? यहाँ लुकाएंगे तो भी बर्फ है, वहाँ लुकाएंगे, लुकाने का मतलब चल रहा है छिपना, तो बर्फ है, वहाँ करेंगे तो भी बर्फ है, वहाँ करेंगे तो भी बर्फ है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? कहाँ जाएं? इग्लू में कैसे? इग्लू है का? कैसे काम करता है? क्यों? जब बर्फ है, बर्फ का मैदान, बर्फ का ही तो घर होता है इग्लू, बर्फ का ही तो घर होता है। तो साला बर्फ का घर बनाने से फिर कैसे ठंडी से बचेंगे? सर चमड़ा गर्म होता है ना? हाँ, चमड़ा गर्म होता है। तो बर्फ के कांटेक्ट में आएगा तो ठंडा नहीं हो जाएगा? हाँ, आग जलाएंगे, वहाँ आंधी चल रही है, अब बर्फ में आग जलाएंगे तो खुदन उबल जाएगा। वही हालत है कि सर आइसक्रीम लिए हैं और जाके भट्टी में लगा दे रहे हैं। सोचो सोचो सोचो, ये आग जला के जो है ना करेंगे, चला वहाँ आंधी चल रही है, फूक 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 करके बर्फ और पिघल गई।
जब सब जगह बर्फ ही है तो बर्फ हम बना के करेंगे क्या? इग्लू जो है बर्फ का करेंगे तो हम लगा देंगे। अब तक हो गए ये लगा देंगे और इस पे बर्फ करेंगे। एक बात को समझिए, ये कितना हो गया ना? तो इस चीज से बचना चाह रहे थे बच्चे, पागल आदमी यही हो ना, भूख लगा हमको मोमोज याद आ रहा मम्मी हमें बता सकती है। जब पूरा का पूरा जब फिजिक्स की थी हर साल करना ही पकड़ पाए, वही हालत है कि है गमे जिंदगी अब कुछ तो दे मशवरा, साला किधर हम जाएं होता नहीं ये फैसला, उधर भी जा रहे हैं तो बर्फ़ है, उधर जा रहे हैं तो आंधी चल रही है। ध्यान से सुनो, चाहे इग्लू, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनो, चाहे इग्लू हो, योर गुड नेम, कोमल हो तुम्हारा, सालू तुम्हारा, आदित्य यानी कोमल, सालू भूल गए यार, आदित्य, ये सब के सब अलग अलग प्रजाति हो सकती है। कोई एस्किमो हो सकता है, अब सुनो ध्यान से बात को, और चाहे बुशमैन हो सकता है, चाहे पिग्मी हो सकता है, और चाहे खिरगिज हो सकता है, और चाहे मसाई हो सकता है। अगर वो ह्यूमन है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 98.6 फ़ारेनहाइट और या 37 डिग्री होगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसको बुखार हो गया, और इससे कम है तो आपको ठंडा पड़ गया होगा। क्लियर? इस बात को इग्लू को पता था, इस बात को इग्लू का पता था, चाहे कितनों बर्फीली रात हो जाए, चाहे कितनों आंधी बहे, और चाहे कितनों बर्फ हो, अगर हम जिंदा हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग होमो टेम्परेचर पे रहते हैं। नहीं बात समझ में आ रही है? अब इस टेम्परेचर को हमको जो है बचाना है, इस बॉडी के टेम्परेचर को बचाना है। और बॉडी के टेम्परेचर में जो बर्फ होता है, बर्फ, आइस और स्नो में अंतर है। जब पानी जमता है तो आइस होता है, और जब वाटर वेपर जमता है तो स्नो होता है। ठीक है ना? नहीं बात समझ में आई? अरे फ्रिज में जब पानी तुम रख दिए, वाटर जब वो जमेगा फ्रीजर में तो वो आइस होगा, ICE। और जब हवा में वाटर वेपर है और ऊपर उठने के साथ जमेगा तो वो स्नो होगा। ठीक, स्नो मतलब वो भी बर्फी है, लेकिन वो जो है मुलायम होगा, नर्म होगा। तो जब आप देखते हैं कि लोग रोहतांग, लद्दाख जाते हैं, ठीक है ना, तो बर्फ से खेलते हैं या करते हैं, वो स्नो होगा। कभी आप शादीशुदा होने के बाद कहीं ऐसी जगह चले गए और वहाँ आइस और हस्बैंड को फेंक दी तो खाना लो, चोट लग जाएगी। तो आइस और स्नो को समझिए, ठीक है ना? अभी घर में जो फ्यूज जमाती हो, आज जाके मम्मी को तार से मारना कि लो इसको बर्फ मारो, मम्मी का फूट गया, मैया रे पार मार दे, वो आइस है, आइस नहीं, वो आइस है। स्नो जब जमता है ना तो वो क्रिस्टल के रूप में जमता है, वो मुलायम होता है। ठीक, तो वो इग्लू समझ रहा था सदियों से कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम रोक लें तो हम इस बर्फीली हवा और इस ठंडी से बच जाएंगे। अब देखो वो क्या किया, इस चीज इसको मिटा दे, है नहीं कुछ, क्या कैसे करें? ये सर यहाँ है सर, इधर है। अब ध्यान से बात को समझो, बस एकदम टाइमली खत्म हो जाएगा। उठते नहीं हो तुम सब 1.5 घंटे में, आइस इग्लू इंडिया तो रही। अब वो करेगा क्या कि हम सब जानते हैं कि हवा जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि ऊष्मा का कुचालक। इसका मतलब आप समझते हैं?
बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब आप समझते हैं? आर यू अंडरस्टैंड अबाउट बैड कंडक्टर ऑफ हीट? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको कोई बात पचती नहीं है। अभी जैसे हमने इससे बोला, इससे बात पची नहीं, उसको 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 बता के लड़ाई करा। क्लियर? इसको कहते हैं सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन। सारा बात कुछ और थी और बात लखनऊ तक पहुंची, इसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी पचना नहीं। और कुछ ऐसा होंगे कि साला कुछ हो जाए पेट से निकलेगा, उसको कहते हैं बैड कंडक्टर। तो जो आप जाड़े में स्वेटर पहनते हैं, जो आप इनर पहनते हैं, वो गर्म नहीं रखता। उसके अंदर जो हवा, जो स्वेटर का जो जितने छिद्र होती है उसमें हवा घुस जाती है। तो जब हवा घुसने के बाद क्या होती है कि आपके शरीर और स्वेटर के बीच में हवा आ जाती है। तो हवा आपके जो शरीर की गर्मी है बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देती, तो आपका शरीर टंच रहता है। इस बात को एस्किमो पकड़ लिया। और बर्फ भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब धीरे धीरे उष्मा। तो उसने ये चीज को पकड़ लिया और सोचा कि हम बचेंगे कैसे। अब यहाँ पर उसने दिमाग लगाया कि यहाँ की पूरी बर्फ को उसने चक्के के रूप में काट दिया। चक्के का मतलब जैसे नहीं, वो ईंट के रूप में, ठीक है? नहीं, बात समझ में आ रही है? ईंट के रूप में काट दिया। जब सब जगह बर्फ ही बर्फ है तो उसको आप काट सकते हैं आराम से, वो ईंट की तरह कट भी जाएगी। नहीं, जैसे आइसक्रीम को अगर सब पूरा एकदम फ्रीजर, डीप फ्रीजर में तो काट सकते हैं ना, वो अब फिर उसको फ्रीजर में रख दिए तो वैसे ही रहेगा। क्लियर? तो वो क्या किया कि यहाँ पर गड्ढा बनाया बर्फ का और इसमें चक्के की तरह काट काट के, ध्यान से बात को समझो। दुनिया ऐसे नहीं है, बहुत बहुत संघर्ष है। और इस तरह से उसने एक मेहराब की तरह पूरा घर बना दिया। ठीक? अब उसको ये बात समझ में आ रहा था कि अगर इसके अंदर हम घुस रहे हैं तो बर्फ जो है कुछ देर में पिघल सकती है या हमारी गर्मी जो है बाहर जाए। अब उसने क्या किया कि यहीं पर इस पे अंदर की तरफ जो जो चमड़े का इस तरह से मढ़ देना, जैसे ढोल नहीं मढ़ा जाता। नहीं, बात समझ में आ रही? ढोल की तरह मढ़ दिया। तो इस बर्फ और ये जो खाली जगह है हवा के बीच में, नहीं बात समझ में आई? हवा के बीच में ये जो है चमड़ा जो लग गया, तो इन दोनों के बीच में हवा भर गई कि नहीं भर गई? नहीं भर गई? हाँ, भर गई ना हवा। अब हवा क्या करेगी कि यहाँ की बर्फ की ठंडी को अंदर वाले घर में जाने नहीं देगी, और यहाँ पर जब एस्किमो घुस गया तो इसके जो अंदर की गर्मी वो बाहर जाने नहीं देगी। क्लियर? तो इसकी अपेक्षा बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो हवा तेज चल रही है और बहुत गर्मी और ठंडी है और बर्फीली है और रात है, तो उससे ही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? क्लियर? लेकिन यहीं पर बात नहीं बनी। यहाँ पर तापमान का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। एक्यूमुलेशन मतलब एकत्रण। और जब ताप का एकत्रण होने लगेगा, जैसे कई जो एस्किमो साथ रह रहे हैं तो बॉडी के टेम्परेचर से उष्मा निकलेगी। तो जब वो चमड़े और बर्फ जो है बाहर नहीं जाने दे रहा है तो वो उसके अंदर ही तो रहेगा ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये गलना शुरू कर देगा कि नहीं शुरू कर देगा? नहीं गलेगा? और गलेगा तो गिरना के विषय। अब यहीं पर वो अगला अलग लगाए कि जितनी अतिरिक्त गर्मी अगर उसको हम बाहर निकाल दें तो ये हमारा घर बच जाएगा। तो वो क्या करता है, इस टाप पर एक छोटा सा छिद्र बना देता है। तो जितनी अलग कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त गर्मी है
इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसके और इसका मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। और इग्लू गल नहीं, यही आईएएस में पूछा कि वो क्यों ऊपर छिद्र बनता है, अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने में बन जाएगा। ये है इग्लू क्या है, बर्फ का घर, एस्कीमो का घर है। एस्कीमो के घर को इग्लू करते हैं। इग्लू में ये प्रोसेस है पूरी, और इस तरह से चलता है। और ये जो है पितृसत्तात्मक प्रधान है। बात समझ में आया, काहे छेदा होगा, अब समझ में आया काहे चमड़ा रंगेगा, काहे लगेगा। और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रोकता है। समझ में आया ना। चाहे तुम कभी भी चली जाओ, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कहीं अगर वो कम हुआ तो मरने वाली है, तो दरमियान डालेंगे। अब ज़्यादा हो रहा है तो बुखार का इलाज होने वाला है। सही है तो बंद अब ये पितृसत्तात्मक समाज है। एकदम टाइमली खत्म हो जाएगा, 5 मिनट और। अब थोड़ा सा और झेलो, जहाँ झेले तो 5 मिनट और झेल लो। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है, मतलब पिता प्रधान होता है। बाकी बहुत कुछ है, स्कीमों में आप पढ़ते रहिएगा। चमड़ा यूज करते हैं, फला यूज करते हैं, वो फर वाला लगाते हैं, सारे इनके जो वस्त्र होते हैं चमड़े के होते हैं, मोजे वगैरह सब चमड़े के, बहुत ठंड पड़ती है। मतलब पिता प्रधान, जब पिता प्रधान है तो अगर 4-6 लोगों का घर है, मतलब सदस्य है, रह रहे हैं, तो पिता की जिम्मेदारी है कि सबके लिए भोजन की व्यवस्था करना। और हमने आपको बताया कि जीवन यहाँ इतना कठोर है कि कभी भूख शिकार मिला, कभी नहीं। और ख़ास तौर से वो दिन बहुत कठिन होते हैं जब 6 महीने की रात हो। तो जब ये इग्लू में रहते हैं कठोर अंधेरी रात में, तो जो घर का बड़ा आदमी होता है वो मुआयना करता है कि अभी कितने दिन बाद जो है यहाँ पर फिर से दिन होगा, और कितने लोगों के लिए ये जो भोजन हम लोग एकत्र किए हैं ये पर्याप्त है। अगर उसको महसूस हो जाता है कि नहीं ये भोजन पर्याप्त नहीं चल पाएगा, सबको खाने को नहीं होता, और हमको अभी शिकार मिलने की संभावनाएं नहीं, तो किसी दिन वो अंधेरी रात में, क्योंकि अंधेरी रात है, इग्लू से बाहर निकलता है बिना बताए और बहुत दूर तक पैदल चला जाता है, और अपने सारे कपड़े वहाँ पर जो भी चमड़े के पहने हैं वो निकाल देता है, और उस सर्दी में अपने आप को मार लेता है, ताकि अगर हम मर जाएंगे तो 1 लोगों का भोजन बचेगा, तो जितने इग्लू में बचे हुए हैं उनके लिए भोजन हो जाए। तो ऐसी भी त्याग की और भावनाएं उनमें हैं कि, और हम उनको ट्राइबल कहते हैं। अपने को वो मतलब एक तरह से ख़त्म कर देता है उस बर्फीली हवाओं में, केवल कि हमारे परिवार के लोगों को लिए पर्याप्त भोजन। तो जीवन बहुत कठोर है, फिर भी लोग हैं, खुश हैं, और तरह तरह के संस्कृति, तरह तरह की चीज़ें सीखना। अगर आज हम अपने को सभ्य कह रहे हैं तो भाला हमने उनसे सीखा। आज अगर झील में जहाँ पर आप कयाकिंग कर रहे हैं, बहुत आराम से जाते हैं, 200 रुपया दे के ऐसे ऐसे चप्पू, तो कयाक हमने एस्कीमो से सीखा, हमने स्लेज बनाना सीखा, हमने माउपाक सीखा। तो दुनिया में जनजातियों में जो मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, ज्ञान, परंपरागत ज्ञान हमने उन्हीं से सीखा, और धीरे धीरे उसको हम मॉडरेट किए, बदलाव किए। इसीलिए ये हमने अपने बॉडी के टेम्परेचर का यूज करना सीखा कि कैसे उस गर्मी में, ठंडी में हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बचा के जिंदा रह सकते हैं। सर
कौन? हम करने दो जो करने हैं। हाँ, 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 हाँ। चलिए दिन है, कोई बात नहीं, क्या करें। ठीक, तो ये है वर्ल्ड की ट्राइबल मेन में। बाकी जो अन्य ट्राइबल है, जैसे वो आप एक लिस्ट से पढ़ लीजिए। और भी तो ट्राइबल हैं, जैसे नाइजीरिया में फुलानी है, ऑस्ट्रेलिया में जो है अबोर्जिन्स है, न्यूजीलैंड में माओरी है। तो ये सब फैक्ट है, और ये जो है कॉन्सेप्ट। तो वर्ल्ड की ट्राइबल का जो एक ग्रुप है, जो सिविल सर्विसेज IAS PCS में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है उनका संगठन, उनका व्यवसाय, उनका तरीका, उनका रहना, खाना पीना। ये बाकी का जो लिस्ट है कि कौन कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे अब अबोर्जिन्स है, अबोर्जिन ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति है, माओरी है न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में बांतू, हाँ, हॉटेनटॉक है ना, ट्राइबल है सब। दुनिया में ट्राइबल बहुत है। अब अगर एक आध क्लास और मिलेगी तो इंडिया की ट्राइबल पढ़ा देंगे, एक आध क्लास फिजिकल पढ़ाने को मिले तो पढ़ाएं। ये पता नहीं क्या है, कैसे है, देखते हैं। अब आपको बताओ कि कुछ भेजे में आ देखो तो हम 2-3 पे खत्म करें। नूबा में पाई जाती है, हाँ, नूबा जनजाति, नूबा, हाँ, सूडान में पाई हाँ, जाती है। सूडान अफ्रीका पूरा ट्राइबलों का देश ही है, यही तो मैं बता रहा हूँ। नई बात समझ में आ रही है? फुलानी नाइजीरिया में नूबा, और इथियोपिया में केनिया में कम से कम 150-200 जनजातियाँ हैं। तो 1000 जनजाति को थोड़ी पढ़ाई जा सकती है, वो तो लिस्ट है। मेन ये है, उसी के साथ वो लिस्ट है, आप उसके कहाँ पाई जाती है, किस समुदाय से हैं। भारत में 546 जनजातियाँ हैं ट्राइबल। पढ़ाने बैठ जाओ पूरे तो लेकिन सब नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक, अब जैसे बातू है दक्षिण अफ्रीका में, और वो नटाल है, जुलू है, ये सब साउथ अफ्रीका की जनजातियाँ हैं। तो वो जो है ट्राइबल प्रधान है। हम जो आपको पढ़ाए हैं मेन की, इनके जो पूछे जाते हैं, ये कहाँ हैं, कौन से व्यवसाय हैं, किस जगह पाए जाते हैं, इनके क्या मतलब एक्टिविटी है, क्या इम्पॉर्टेंस। ठीक है, किसी का कोई सवाल? सवाल ही नहीं है, पढ़ के ही नहीं आए वो तो सवाल। कुछ आया भेजे में बात समझ में कि बोर लग रहा था, बता जो लेफ्ट लिखा है आप, हाँ? सर जी, हाँ, इस लेफ्ट कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। क्या चीज? इस लेफ्ट जनजाति। अरे लेफ्ट कोला क्या है? अरे यार, कोला क्या लेफ्ट से प्रजाति, नॉर्वे स्वीडन के पास में जगह है। कोला क्या है सर? अरे जगह तो शाहाबाद क्या है? बस हाँ, ठीक हो गया सर। क्या है शाहाबाद? कोला कहते हैं ना। मैंने बताया कि इसको नार्डिक देश कहते हैं, नॉर्वे स्वीडन प्रायद्वीप। तो उसका प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप क्या होता है? जिसको पेनिनसुलर कहते हैं, वो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थलभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ जुड़ा हो। जैसे ये मेरा सर है ना, पानी में डुबो दे और इतना दिखाई दे, ठीक है, तो ये सब प्रायद्वीप हो गया, घुस गया अंदर, कोला जगह है। ठीक है, नॉर्वे स्वीडन जो फिनलैंड, इनको कहते हैं नार्डिक। वहाँ पर लैब्स नामक जनजाति है, तो वो जो जगह है प्रायद्वीप, वही कोला प्रायद्वीप। जैसे वो रसिया का है, चुप्ची है, सरकालीन है, ठीक है, युकागिर है, ये सब पाई जाता है। पाई तो जाएंगे कहीं जगह पे ना। हाँ, और कुछ पूछना है पूछने नहीं जाए? हो गया, ठीक है, अच्छा तो चलते हैं। अब क्या चलेगा?
इसका बैठ लेते हैं।